अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है ये फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के हवाले से है। अगर आप फर्स्ट ईयर फेस का पेपर इस साल यानी कि 2026 में देना चाहते हैं तो प्रिपरेशन करने का बेहतरीन तरीका है आज की वीडियो को मुकम्मल देखना, क्योंकि ना ही सिर्फ आप एमसीक्यूज़ की तैयारी करेंगे बल्कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी आज की वीडियो के अंदर हम रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज एमसीक्यूज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस, जो स्पीड ऑफ साउंड होती है गैस में, इन विच टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ, दो वेव्स हैं जिनकी वेवलेंथ दी हुई है, वो है 50 सेंटीमीटर और 50.4 सेंटीमीटर। वो प्रोड्यूस करती हैं 6 बीट्स पर सेकेंड। तो क्या होगी स्पीड ऑफ साउंड इन गैस? तो देखो यहाँ पर आपने जैसे ही पढ़ा कि भाई बात हो रही है बीट्स की, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो बीट्स का अप्लाई हो रहा है। अच्छा, बीट से रिलेटेड एक फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी वाला, एफ बी बराबर होता है दोनों का डिफरेंस। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस ये है कि आप मॉड्यूलस भी लगा सकते हैं। बस याद रखना है कि नेगेटिव में आंसर नहीं लेना हमें, जो भी आंसर होगा वो हम पॉजिटिव वाला सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करता हूँ तो फॉर्मूला बनेगा एफ बी की जगह पर ये आ जाएगा हमारे पास v ओवर लेमडा वन माइनस का v ओवर लेमडा टू, क्योंकि स्पीड तो साउंड की दोनों के लिए बराबर ही रहेगी। एफ बी गिवन है, v कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ बी इज इक्वल टू वी कॉमन वन ओवर लेमडा वन माइनस का वन ओवर लेमडा टू। ये सब कैलकुलेट करके अगर एफ बी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस एक ध्यान रख लो, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर। ये भी सेंटीमीटर है, इसको डिवाइड बाय 100 कराएंगे तो ये हो जाएगा 0.504 मीटर। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमें पुट करनी है। एफ बी की जगह पर आ गया 6 बीट्स पर सेकेंड। हमें स्पीड मालूम करनी है साउंड की, यहाँ पर आएगा 1 ओवर लेमडा वन, इसको हमने लेमडा वन बोला हुआ है, ये आ गया 0.5 और माइनस का 1 ओवर 0.504। ठीक है जी। अच्छा, अब आप डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हो या फिर आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूँ 1 ओवर 0.5 और फिर आ जाएगा माइनस में हम लिखेंगे 1 ओवर 0.504। तो ये पूरा ब्रैकेट जो है ना, ये सॉल्व होने के बाद हमें आंसर दे देगा 0.0158। 6 इज इक्वल टू वी और 0.0158। तो आखिरी काम ये है कि ये इस तरफ जाके डिवाइड होगा। सो v का आंसर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 0.0158। सो 6 डिवाइडेड बाय 0.0158 विच इज इक्वल टू 379.7 मीटर पर सेकेंड। अब अक्सर ऐसा होता है कि सेम आंसर नहीं आता, थोड़ा बहुत वेरी करता है, तो जो करीब तरीन आंसर होता है वो करेक्ट आंसर होता है। और फिलहाल आपको नजर आ रहा है कि 379 समथिंग आ रहा है। सो स्पीड ऑफ साउंड विल बी 378 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट, द हेविली डैम्प्ड सिस्टम हैज अ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व। ठीक है, अब एक रेजोनेंस कर्व बनता है जो कि हमने रेजोनेंस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा था। उसमें ऐसा सिस्टम जिसमें हैवी डैम्पिंग की हुई होती है, यानी कि बिल्कुल जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा तकरीबन एक फ्लैट सा कर्व बनता है। इस किस्म का कर्व होगा, शायद अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको नज़र आएगा। तकरीबन रिलेटिवली एक फ्लैट सा कर्व बनता है जिसके अंदर डैम्पिंग ज़रा ज़्यादा होती है, वरना जिनमें लो डैम्पिंग होती है उनमें बहुत ऊपर जाके ग्राफ नीचे की तरफ वापस आता है। अब सवाल यह है कि ये ग्राफ होता किस चीज़ का है? असल सवाल यह है, क्या ये एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ होता है? नहीं, ये एक्सेलरेशन का टाइम के साथ ग्राफ नहीं होता। क्या ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ होता है? नहीं। क्या ये एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है? एक्चुअली में ये एक एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होता है, जहां पर हम एम्पलीट्यूड को फ्रीक्वेंसी के लिहाज से देखते हैं। ये आ गया मिसाल के तौर पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है और ये आ गया हमारा एम्पलीट्यूड कितना है। ये जो हेविली डैम्प्ड सिस्टम का ये जो ग्राफ होता है, बेसिकली ये एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है। क्वेश्चन नंबर 3, कैपेसिटर ब्लॉक्स। कैपेसिटर किसे ब्लॉक करता है? ऑल्टरनेट करंट को, डायरेक्ट करंट को, बोथ ऑल्टरनेटिंग डायरेक्ट करंट को, या दोनों को ही नहीं करता। अब देखो, होता यह है कि जब हम कैपेसिटर पर काम कर रहे होते हैं, लेट्स से अगर कैपेसिटर को मैं ये आगे कैपेसिटर की दो प्लेट्स और इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ एक बैटरी के साथ। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आ गया
और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ गया, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से मूव करते करते यहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद यहाँ वाले नेगेटिव को रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। बस अब ये जो कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज हो जाता है और ये फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। और बैटरी वाला जो करंट होता है ना बच्चों, इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। तो कैपेसिटर जो है वो डायरेक्ट करंट को एक लम्हे तक पास करवाता है, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो याद रखना वो जो कैपेसिटर है वो उस डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करने लगता है। अच्छा, वो ऑल्टरनेटिंग करंट को ब्लॉक नहीं करता। उसका रीज़न क्या है कि जो हमारा कैपेसिटर होता है, अगर मैं किसी चीज़ को इसको जोड़ दूँ किसी ऑल्टरनेट करंट की सोर्स से, तो ऑल्टरनेट करंट की खास बात ये होती है कि उसमें कोई भी स्पेसिफिक नेगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल नहीं होता। मतलब होगा ये कि ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी प्लेट, ये पॉजिटिवली। फिर जब ऑल्टरनेट करंट अपनी साइकिल को रिवर्स करेगा तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे और ये सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पर ना चार्ज ऑल्टरनेट होता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो ये ब्लॉक नहीं होता जब भी पंखों के अंदर इस्तेमाल हो जाता है कैपेसिटर, क्योंकि पंखे इस्तेमाल करते हैं ऑल्टरनेट करंट। नंबर 4, द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सीरीज आरसी सर्किट। ये भी टॉपिक जो है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का है। लिखा हुआ है कि जो टाइम कांस्टेंट है वो क्या होगा एक आरसी सर्किट का, जिसके अंदर हमने एक 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगाया हुआ है, सीरीज में एक 100 ओम के रेजिस्टर के साथ। ठीक है ना, यहाँ पर ओम आना चाहिए, 100 ओम के रेजिस्टर के साथ। तो हमें आरसी टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी है। अब बड़ी सिंपल सी लॉजिक ये है कि जो टाइम कांस्टेंट है उसका फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू R इंटू सी, यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उसको कैपेसिटर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पे रेजिस्टर जो है वो 100 ओम का है तो ये तो एज इट इज आ गया। कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैराड का, तो 100 और माइक्रो का मतलब हो गया 10 रेज टू दी पावर -6। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 100 इंटू 100 एक्सपोनेंट -6, ये आएगा बराबर 0.01 सेकेंड के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपेसिटर है इसका टाइम कांस्टेंट होगा 0.01 सेकेंड्स के बराबर, यानी कि सी करेक्ट आंसर है। और टाइम कांस्टेंट का मतलब पता है क्या होता है, इस टाइम में जो कैपेसिटर है एक्चुअली वो अप्रॉक्सीमेटली 63% जो है वो चार्ज हो जाता है, और इसी टाइम के अंदर कैपेसिटर 63% डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल का यानी कि वोल्टेज का जो नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो इसका मतलब यहाँ पर पोटेंशियल का ग्रेडियंट मालूम किया जाता है और वो ग्रेडियंट मालूम किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, और ये कह रहे हैं नेगेटिव ग्रेडियंट। तो एक्चुअली जो है ना ये एक ख़ास चीज़ को जाहिर करता है और वो डेफिनेशन के मुताबिक वो होती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्योंकि एक रिलेशन जो ड्राइव किया जाता है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के दरमियान में, वो कुछ ऐसा होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस का ई इंटू डेल्टा आर। वहीं से हम ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। और ये जो पूरी चीज़ आपको लिखी हुई नज़र आ रही है ना, दरअसल इसी को कहते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, विच इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। So the correct answer is C, electric field intensity. Number 6, a skydiver fall। एक स्काई डाइवर गिर रहा है थ्रू द एयर के थ्रू, और उसकी जो वेलोसिटी है वो टर्मिनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, एक जो है वो स्काई डाइवर है, ये स्काई डाइवर है, मान लो कि नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा वक्त आता है द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन हिम, जब एक स्काई डाइवर कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे की तरफ जा रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी हासिल कर ली है, तो याद रखिए इस केस के अंदर क्या हो जाता है कि जो इस स्काई डाइवर का वेट है वो एक्चुअली बराबर हो जाता है एयर रेजिस्टेंस के, जो रेजिस्टेंस वाली फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही होती है। सो यहाँ पर बात है कि क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो इस तरह बनेगा द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन हिम इज इक्वल टू हिज वेट, वो हो जाती है बराबर उसके अपने वेट के। Question number 7, wind speeding up as it blows over the top of a hill। जब भी हवा जो है वो गुजरती है किसी हिल के टॉप से, ठीक है, गुजर रही है,
तो क्या असर पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वहाँ के एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब ये जो पूरी लॉजिक है ना, इसका ताल्लुक है हमारे बर्नौलीज प्रिंसिपल से। बर्नौलीज प्रिंसिपल बड़ा सीधा सा उसूल है, वो ये है कि जहाँ कहीं पर भी फ्लूइड की स्पीड ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है। ऐसा कैसे? क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर और जो डायनामिक प्रेशर होता है किसी भी फ्लूइड का एट पर्टिकुलर हाइट, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ स्पीड ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो जाता है। अब ये कह रहे हैं विंड स्पीडिंग अप, रफ्तार बढ़ रही है तो प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा? स्पीड ज़्यादा तो प्रेशर कम, डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर देयर। नंबर 8, द मिनिमम चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। जो मिनिमम चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो कम नहीं हो सकता। एक खास नंबर है, आप याद कर लीजिएगा, ये दिस इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसको ई से जाहिर करते हैं ना, ये सबसे छोटा चार्ज है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इससे कम चार्ज होना पॉसिबल नहीं है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नंबर 9, द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर फ्लूइड फ्लो कैन बी ड्राइव फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अच्छा, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो ये बताती है कि एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। और अगर आपको याद है तो इसकी डेरिवेशन करने के लिए स्टार्टिंग की जाती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, कि जो मास है वो जितना पाइप के अंदर, या 2 पॉइंट्स हैं मिसाल के तौर पे, एक पाइप के अंदर जो है वो 2 पॉइंट्स हैं, तो जितना मास इन होता है उतना ही मास आउट होता है, दरमियान में कहीं भी नहीं जाता। और उसी को हम कहते हैं कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, और इसको वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहा जाता है। नंबर 10, एक बच्चा है, झूल रहा है एक झूले के ऊपर और बैठा हुआ है, ठीक है, फिर वो स्टैंड अप कर जाता है, यानी कि खड़ा हो जाता है। देन द टाइम पीरियड ऑफ स्विंग विल बी। तो बच्चा पहले बैठ के झूल रहा था, फिर वो वहीं पर ही खड़ा हो गया, तो बताइए कि टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा स्विंग के। अब देखो लॉजिक क्या है, स्विंग दरअसल एक पेंडुलम की तरह से काम करता है। अब पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट, एग्जैक्ट नहीं लेकिन डिपेंड तो करता है, L/G, इसका मतलब लेंथ पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब पहला जो झूले की मिसाल है, मिसाल के तौर पे उस पर जो लड़का है वो बैठ के झूल रहा है ना। अब बैठ के झूलने का मतलब ये हो गया कि ये आ गया हमारे पास, इस तरीके से वो बैठा हुआ है और ये झूल रहा है इसके ऊपर। और दूसरी एग्जाम्पल के अंदर वो क्या हो गया, दूसरी एग्जाम्पल में यही पूरा मामला है और वो अब मौजूद है स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक है। अब वो इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में है, इधर स्टैंडिंग है। अब डिफरेंस पता है क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इसका सेंटर ऑफ मास ये है। अब आप एक बात ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व ये करोगे कि यहाँ पर जो इसका मास है, ये देखो इसका जो मास है वो इधर पेंडुलम में नीचे की तरफ है, जो सारा का सारा मास है। और जब ये स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता है तो स्टैंडिंग पोजीशन में आने का मतलब कि जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम है वो कम हो गई। यहाँ पर लेंथ ज़्यादा है क्योंकि सारा का सारा जो मास है वो इधर आ गया, यानी देख लो इतना नीचे वो बैठा हुआ है, और यहाँ पर क्योंकि वो खड़ा हो गया तो जो मेन सेंटर ऑफ मास था वो थोड़ा सा ऊपर हो गया, यानी कि इफेक्टिव लेंथ जो है वो कम हो गई है। अब क्योंकि पेंडुलम की लेंथ कम हो गई है तो ऑटोमेटिकली टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब रफ्तार बढ़ जाएगी, समझ गया ना? टाइम पीरियड कम होने का मतलब रफ्तार बढ़ जाएगी। तो फिलहाल जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास टाइम पीरियड के हवाले से था, तो हम लिखेंगे डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 11, टू साउंड वेव्स, दो साउंड वेव्स हैं। एक साउंड वेव को हमने जाहिर किया है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक को हमने जाहिर करा y इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। हमें ये बताना है कि दोनों के दरमियान का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है इन दोनों वेव्स के। तो दोनों में आप मेन डिफरेंस देखो, ये वाली जो वेव है ये फंक्शन है साइन का, और ये वाली जो वेव है वो फंक्शन है कॉस का। और एक बात हम जानते हैं कि जो साइन और कॉस की वैल्यूज़ होती हैं इनके दरमियान में कितने डिग्री का फ़र्क होता है। ये मैथ्स वाले बच्चे तो बड़े कॉमनली जानते हैं कि जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो हमेशा बराबर होती है अगर हम साइन के एंगल के अंदर प्लस कर दें π/2, यानी दोनों की वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस होता है फेस का वो सिर्फ ये वाली वैल्यू होती है,
जिसको आप 90 डिग्री भी कह सकते हैं। बट फिलहाल तो आप ऑप्शन के अंदर देखो तो π/2 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो हम π/2 को ही सेलेक्ट कर लेंगे एज द करेक्ट आंसर। 12 द स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम इज 760। ठीक है, एक स्पीड ऑफ वेव जो है वो 760 मीटर पर सेकेंड है, और इतनी नंबर ऑफ वेव जो है वो पास हो रही हैं। ये स्पीड है, ये नंबर ऑफ वेव्स है, पास कर रही हैं थ्रू अ पॉइंट इन मीडियम, और इतनी देर लग रही है, यानी कि टाइम है। तो हमें वेवलेंथ पता करनी है। अब देखो, जब भी इस किस्म की बात हो, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, वेवलेंथ, तो एक्चुअली हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, v बराबर होता है एफ लैम्डा के, या न्यू लैम्डा भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपको पता करनी है वेवलेंथ, तो आपको v पता होना चाहिए और f पता होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड के अंदर होने वाली वाइब्रेशंस की तादाद। ठीक है, और अगर वाइब्रेशंस नहीं है तो वेव जो पास होती हैं उनकी बात कर लो। ठीक है भाई, तो अब यहाँ पे देखो कितनी वेव्स पास हो रही हैं। यहाँ पे वेव्स पास हो रही हैं 3600, और कितनी देर में पास हो रही हैं? 2 मिनट में। तो अब सवाल ये है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स बनेंगी। तो बड़ा आसान सा काम ये करेंगे हम, 3600 को डिवाइड करा देंगे टाइम से। तो 2 मिनट में होते हैं 120 सेकंड, तो 360 को डिवाइड कराना होगा 120 से, ताकि फ्रीक्वेंसी आए। तो फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाएगी हमारे पास 30 हर्ट्स के। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो आप सीधा सीधा 360 को भी डिवाइड करवा सकते हैं 12 से, 30 हर्ट्स आ जाएगा। अच्छा, जब फ्रीक्वेंसी आ गई तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस वाले फॉर्मूले को हमें इस्तेमाल करना है। v स्पीड है, स्पीड कहाँ चली गई? 760। स्पीड है 760 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आ गई 30, और वी हैव टू कैलकुलेट द वेवलेंथ। सो 760 को डिवाइड कराएंगे 30 से, लैम्डा आ जाएगा 760 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 25.3। सो लैम्डा इस केस के अंदर 25.3 मीटर के बराबर आएगा, विच इज बी। क्वेश्चन नंबर 13, रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में जो इंफॉर्मेशन सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल होता है, डिजिटल सिग्नल होता है, या एनालॉग डिजिटल दोनों होते हैं, या दोनों ही नहीं होते। तो देखो, रेडियो और टेलीविजन की जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसके अंदर सिग्नल्स जो ट्रांसफर किए जाते हैं वो एक्चुअली एनालॉग सिग्नल्स किए जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर वही है, बस सीधा सीधा। नंबर 14, कम्युनिकेशन चैनल कंसिस्ट करता है। जो कम्युनिकेशन चैनल है ना, वो बेसिकली रिसीवर और ट्रांसमीटर के दरमियान की जो जगह है, ये बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल होता है पूरा मिला करना। तो क्या सिर्फ ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं? नहीं, ऑप्टिकल फाइबर के जरिए भी हो सकता है। अच्छा, फ्री स्पेस में भी हो सकता है, स्पेस में मतलब खला के अंदर भी होता है विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। सो कम्युनिकेशन चैनल जो है वो ये तीनों टाइप के होते हैं। नंबर 15, द लेंथ ऑफ अ क्लोज्ड पाइप। एक पाइप है जो कि क्लोज्ड है एक लेंथ पर एल पर, तो जो स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी उनकी फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो 7 गुना है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, सो बताइए व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नोड्स। नोड्स के दरमियान का क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। अब जब बात हो ना क्लोज्ड पाइप की, तो याद रखना है ये अगर एक फॉर एग्जांपल एक क्लोज्ड पाइप आ गया, ठीक है, और इसके अंदर अगर मिसाल के तौर पर फंडामेंटल बनती है, तो फंडामेंटल का मतलब ये है कि ये जो खाली जगह है ना, यहाँ पर मैक्सिमम वाइब्रेट करने की जगह है पार्टिकल्स के पास, यहाँ पर मिनिमम वाइब्रेट करने की जगह है पार्टिकल्स के पास। तो मैक्सिमम वाइब्रेशन का मतलब होता है एंटी नोड, और मिनिमम वाइब्रेशन का मतलब होता है नोड। तो इस किस्म का केस होता है, इस किस्म का। ठीक है, और आपको पता है कि नोड से एंटी नोड तक का फासला जो है वो λ/4 के बराबर होता है। ठीक है, ये λ/4 के बराबर होता है। अच्छा जी, अभी ये क्या कह रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 गुना है। अच्छा, क्लोज पाइप के अंदर पहले लूप में जो फार्मूला इस्तेमाल होता है Fn, वो फार्मूला होता है NF1 के बराबर। ठीक है, पहले तो ये बात याद कर लो। और फिर क्लोज पाइप के अंदर सिर्फ इस्तेमाल होते हैं ऑड नंबर 1 3 5 7 9। तो अगर ये कह रहे हैं कि 7 गुना है, तो 7 गुना का मतलब 1 2 3 4, ये चौथे हार्मोनिक की बात हो रही है। ठीक है ना, किसकी बात हो रही है? चौथे हार्मोनिक की बात हो रही है। तो अब इसका मतलब कंफर्म हो गया कि जब हम बात करते हैं क्लोज्ड वाले पाइप की, तो ये चौथा हार्मोनिक है जिसके ऊपर हमें काम करना है। अब वेवलेंथ का जनरल फार्मूला क्या होता है?
L इज इक्वल टू n लेमडा बाय 4। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये बात हो रही है 7 वाले की ना, तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा L और यहाँ पर आ जाएगा लेमडा बाय 4। ठीक है, रीअरेंज कर लो तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 4L/7 के। ठीक है ना, ये आंसर हमारे पास लेमडा का आ गया। अब सवाल क्या था, सवाल ये था कि दो नोड्स के दरमियान का फासला, तो याद रखना दो नोड्स के दरमियान का जो फासला होता है एक्चुअली वो बराबर होता है लेमडा बाय 2 के। सही है, ये जो पूरा फासला होता है इधर से लेके इधर तक का, ये बराबर होता है लेमडा बाय 2 के। तो अभी क्या हो गया, ये लेमडा अगर इसके बराबर आ रहा है तो लेमडा बाय 2 किसके बराबर आएगा, यानी कि समझ लो दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड करा दूं, इधर भी 2 डिवाइड करा दूं और इधर भी 2 डिवाइड करा दूं, तो 2 से 4 हो जाएगा कैंसिल। सो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा नोड्स के दरमियान का वो 2L/7 के बराबर आएगा। दिस इज द राइट आंसर। मैंने ब्रैकेट इस वजह से लगा दिए, ये 2L/7 ही लिखा हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16, एट व्हाट एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल टू द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज उस फासले को कहते हैं जो एक्स एक्सिस का होता है और हाइट आपको पता है कि वाई एक्सिस की होती है। तो किस एंगल के ऊपर ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो बड़े सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। बात यह है कि गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, फिर आप इस वैल्यू को जो है वो याद भी कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि जो रेंज है वो बराबर हो जाए एच मैक्स के। अब रेंज का फॉर्मूला होता है V0² साइन 2 थीटा ओवर जी और एच मैक्स का फॉर्मूला होता है V0² साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो V0² से V0² कैंसिल, जी से जी हो गया कैंसिल। अब साइन से साइन मत कैंसिल कर देना, एक का एंगल 2 थीटा है, एक का एंगल सिर्फ थीटा है। फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें, एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है डबल एंगल फॉर्मूला, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के। तो इसका मतलब इसकी जगह पर आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर और डिवाइड में बच गया है 2। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 2s are 4 और कॉस इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और इधर लिखा हुआ है 4। तो अब आखिरी काम ये रह गया कि हमें थीटा मालूम करने के लिए tan इनवर्स लेना पड़ेगा 4 का। तो हम प्रेस करेंगे शिफ्ट 10 और लिखेंगे 4, तो आंसर आएगा बराबर 75.9 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 76। दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं 76 के बराबर। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, द एंगल एट विच डॉट प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट। वो एंगल बताइए जिस एंगल के ऊपर डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड्स आपस में बराबर हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, हमेशा ऐसे सॉल्व किया करो जब भी ऐसे सवाल आए ना कि ये इसके बराबर हो जाए तो भाई सॉल्व करके चेक कर लो। तो कंडीशन ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड बराबर आ रहा है क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। अच्छा, ये होता है बराबर ए बी कॉस थीटा के, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और ये होता है बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। सो ए बी से ए बी हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जब ये कॉस थीटा इधर आके डिवाइड होगा तो यहाँ पे बचेगा 1 बचने का मतलब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा अगेन 10 इज इक्वल टू 1। तो भाई हमें तो एंगल चाहिए था ना। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या वैल्यू है, tan इनवर्स हमें फाइंड करना है 1 का। तो बस शिफ्ट 10 और आप लिख दीजिए 1, पता लग जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 45। तो एक्चुअली 45 वो एंगल होता है जिस पे साइन थीटा बराबर जिसके ऊपर डॉट प्रोडक्ट बराबर हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट के। 18, द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर नंबर, आपको 3 नंबर दिए में बताना है किसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो चलिए पहले से गिनना शुरू करते हैं। अच्छा जी, 0 के अलावा तो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 1 2 3 4 तो ऑलरेडी हो गए। अच्छा, वो जो 0 जो कि ट्रैप हुआ होता है नंबर्स के दरमियान में वो भी सिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब इसके अंदर हो गए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इधर गिनो, इधर 3 तो सिग्निफिकेंट है, ये बात कंफर्म है।
अच्छा, ये जो जीरो आ रहे हैं ये इस टर्म के लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहे हैं। लेफ्ट साइड के जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, दैट्स वाई यहां पर होगी एक सिग्निफिकेंट फिगर। तो 5151, अब इन दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। तीसरा चेक करते हैं, 2 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है, एक्सपोनेंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो इसका मतलब 2 सिग्निफिकेंट हुए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 512, जो कि अब पहले ही था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सप्लीमेंट्री यूनिट? इसमें से किसका सप्लीमेंट्री यूनिट होता है? मास का यूनिट सप्लीमेंट्री नहीं है, मास का यूनिट केजी होता है और वो हमारा बेसिक यूनिट है। टाइम का सेकंड होता है, वही बेसिक यूनिट है। हाँ, सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो बेसिकली एक सप्लीमेंट्री यूनिट होता है और वो यूनिट होता है बराबर स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल का। ठीक है, और एक और भी होता है, यही सवाल दूसरे सप्लीमेंट्री यूनिट के लिए भी हो सकता है, और वो होता है प्लेन एंगल, जो कि हम रेडियन में नापते हैं। अच्छा, ल्यूमिनिसिटी जो है इसका यूनिट होता है कैंडेला, तो ये तो बेसिक यूनिट्स के अंदर आता है। 2 प्रोजेक्टाइल है, उनको फायर किया जा रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम स्पीड एट एंगल्स ऑफ 60 एंड 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? याद रखिएगा, एंगल्स जब भी इस किस्म के गिवन हो, आप उन दोनों एंगल्स को ऐड करके देखें। अगर उन दोनों एंगल्स को ऐड करके आंसर 90 डिग्री के बराबर आ जाता है, तो याद रखना ऐसे दो एंगल्स जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब ये कि उनको ऐड करके आंसर 90 डिग्री आता है, तो ऐसे एंगल्स पर रेंज सेम होती है अगर सेम वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। सो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ए, द रेंज विल बी सेम। इसको याद कर लीजिए, जब भी दो ऐसे एंगल से फेंका जाए जिनका सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो उनकी रेंज हमेशा सेम होती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। अच्छा, किसी बॉडी के लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स। और क्योंकि लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है, इट मीन के हम बात भी लीनियर फोर्स की कर रहे हैं। 22, द टर्म मास रेफर्स टू द सेम फिजिकल कॉन्सेप्ट एज। देखिए, जो लीनियर मोशन होता है उसके अंदर जो काम मास का होता है, ठीक है, वही काम जो है वो बेसिकली एक और वर्ड से भी जाहिर करते हैं, और वो होता है इनर्शिया। ठीक है, क्या मतलब? देखो, मास का काम क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए के मुताबिक, F इज इक्वल टू एम ए के मुताबिक जो मास है बेसिकली ये वो एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करने वाली प्रॉपर्टी होती है। यानी कि जिस चीज़ का मास जितना ज़्यादा होता है वो उतना एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करती है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी के चेंज को रेजिस्ट करती है, और यही वेलोसिटी के चेंज को या अपनी हालत के चेंज को इनर्शिया कहते हैं, है ना? तभी तो न्यूटन का पहला लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। 23, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप डिक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू द फ्लूइड वेलोसिटी? हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा। अच्छा, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहने का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली स्पीड क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज। जैसे मिसाल के तौर पर हम अक्सर पाइप के आगे हाथ रख देते हैं तो जो पानी होता है वो दूर जाना शुरू हो जाता है। पौधों को पानी देते हुए अक्सर देखा होगा आपने कि पाइप को आगे से प्रेस कर देते हैं तो पानी दूर जाने लगता है। वो इसी वजह से है कि जब एरिया कम तो स्पीड ज़्यादा। 24, अ फ्लूइड अंडरगोइंग इनकम्प्रेसिबल फ्लो। एक फ्लूइड है जो इनकम्प्रेसिबल फ्लो कर रहा है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब उसे हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अच्छा, जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस नहीं कर सकते तो कौन सी बात सही है, मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ। देखो, जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस नहीं कर सकते मतलब कि उसके पार्टिकल को ना हम करीब कर सकते ना दूर कर सकते, तो इसका मतलब ऐसी चीज़ की जो डेंसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जब हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ कोई चीज़ जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो इसका मतलब उसकी डेंसिटी को हम नहीं बदल सकते। तो देख लो ऑप्शन में, द डेंसिटी कैन नॉट चेंज विद टाइम और लोकेशन। इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब डेंसिटी सेम रहेगी। 25, दो चार्जेस हैं जिनको एक डिस्टेंस के ऊपर हमने प्लेस कर दिया। अगर मैग्नीट्यूड दोनों चार्जों का डबल कर दिया जाए तो बताइए फोर्स पे क्या असर पड़ेगा।
अब चार्ज फोर्स तो एक ही लॉ है, कूलम्स लॉ, उसके मुताबिक F इज इक्वल टू के, पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और ये हो गया R स्क्वायर। अब मिसाल के तौर पे हमने दोनों चार्जेस को डबल कर दिया। डबल करने का मतलब ये हो गया कि इसको भी मैंने ट्वाइस कर दिया Q1 के और इसको भी ट्वाइस कर दिया Q2 के। नीचे R स्क्वायर ही रहेगा, इधर के ही रहेगा और नई फोर्स को F डैश का नाम देते हैं। तो देखो 2 2s आर 4 K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, 2 2s आर 4, ये आ गया F डैश। अब गौर से अगर आप देखो तो ये तो पूरा दोबारा वही फॉर्मूला बन गया और ये पूरी वैल्यू बराबर होती है फोर्स के। तो इसका मतलब इसकी जगह फोर्स लिख सकते हैं। इसकी जगह अगर मैं फोर्स की वैल्यू लिखूंगा तो ये बनेगा F इज इक्वल टू 4 टाइम्स F डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F, जो जाहिर करता है कि अगर दोनों चार्जेस को डबल कर देंगे तो इसका मतलब जो फोर्स है वो हो जाएगी 4 गुना ओरिजिनल वैल्यू के। 26 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड व्हाइल मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कौन डिफ्लेक्ट होगा, वो डिफ्लेक्ट होगा जिसके पास कोई चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस पर काम करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव पर, यानी कि जिस पे भी चार्ज है वो डिफ्लेक्ट हो सकता है। तो फोटोन पे चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, हाँ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि डी में तो ए और बी लिखा हुआ है, ना न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है ना फोटोन पे, तो इन दोनों को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। 27 द फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लक्स मालूम करना है फ्लैट सरफेस का, जिसका एरिया ए है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ई। मैक्सिमम कब होगा, जब सरफेस एरिया क्या हो, ठीक है, एरिया वेक्टर नहीं है, सरफेस एरिया कह रहे हैं। तो मिसाल के तौर पे इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से गुजर रही है और इसके आगे हम रख देते हैं एक सरफेस के मैक्सिमम फ्लक्स हो, तो सरफेस को जाहिर सी बात है मुझे ऐसे रखना पड़ेगा, है ना। तो ये जो सरफेस मैंने रखी है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नहीं पूछी, सिर्फ इस सरफेस की डायरेक्शन पूछी है, तो ये सरफेस मैंने इसके परपेंडिकुलर रखी है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा परपेंडिकुलर टू ई। और अगर वो एरिया वेक्टर के लिहाज से बात करते तो याद रखो एरिया वेक्टर पैरेलल है, लेकिन सरफेस को तो मैंने परपेंडिकुलर पुट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। 28 द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस फॉलोज, जब भी किसी कैपेसिटर को किसी रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज करते हैं तो वो फॉलो करता है एक्सपोनेंशियल लॉ को, क्योंकि अगर आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग का टॉपिक पढ़ते हैं तो आप देखेंगे जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होती है उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी। और चाहो तो डिस्चार्जिंग पे भी ये सवाल हो सकता है, तो वो बराबर होता है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी ओवर आर सी। तो दोनों ही बेसिकली एक्सपोनेंशियल लॉ को ओबे करते हैं, इसका ग्राफ भी तभी एक्सपोनेंशियल होता है। 29 when the total charge in a capacitor is doubled, तो एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर टोटल चार्ज को डबल कर दें तो जो कैपेसिटर की एनर्जी है वो क्या इफेक्ट करेगी। जैसे देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 CV स्क्वायर। अब यहाँ पे तो चार्ज की बात हो ही नहीं रही है, तो इसका मतलब दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा 1/2 QV। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि चार्ज को डबल करना पड़ेगा। अब एक बात याद रखना, कभी भी अगर मैं किसी कैपेसिटर के अंदर मौजूद चार्ज को डबल करूंगा तो जो वोल्टेज है वो भी डबल हो जाएगा। चार्ज को डबल करूंगा तो वोल्टेज भी डबल हो जाएगा, और वो दोनों की जो ट्वाइस की वैल्यूज हैं वो मल्टीप्लाई होकर हमारे आंसर को कर देगी क्वाड्रपल्ट। क्योंकि कैपेसिटर में हम सिर्फ चार्ज को नहीं बदल सकते, चार्ज को बदलेंगे तो उसका बराह रास्त असर जो है वो वोल्टेज पे भी पड़ता है। 30 द रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर कहते ही उस चीज को है, अब चलो पूरी बात बता दूं, कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है पर उसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस पाई जाती है। रेजिस्टर उस चीज को कहते हैं जिसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा पाई जाती है, और सुपर कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें रेजिस्टेंस पाई ही नहीं जाती, मतलब उसके अंदर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द रेजिस्टेंस सुपर कंडक्टर इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट चेंजेस विद एवरी कंडक्टर। नो, द रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर, तभी तो उसे सुपर कहते हैं, is equal to 0. 31 internal resistance is the resistance offered by, अच्छा जी, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बेसिकली वो कोई भी सोर्स ऑफ ईएमएफ जो होती है, चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे वो बैटरी हो, या चाहे वो कोई भी चीज हो, जो भी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है ना, ईएमएफ देने का काम करती है,
उसमें जो रेजिस्टेंस पाई जाती है उसे इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे कैपेसिटर, रेजिस्टर, कंडक्टर नहीं, बल्कि सही आंसर बनेगा सोर्स ऑफ ईएमएफ। चाहे वो बैटरी हो या सोलर पैनल या कोई भी बिजली की जो सोर्स होती है, उसकी रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। 32 व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर प्राइमरीली यूज्ड फॉर। पोटेंशियोमीटर को एक्चुअली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है प्राइमरीली, तो पोटेंशियोमीटर से ही याद कर लो। पोटेंशियो मतलब वोल्टेज और मीटर कहते हैं मेजरमेंट को। तो बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर है उसका मेन काम मेजरमेंट से ताल्लुक रखता है वोल्टेज की। मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, मेजरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज ट्रू। अच्छा जी 33 द हीट सेंसिटिव डिवाइस, एक डिवाइस जो कि हीट सेंसिटिव होती है, इसका मतलब यह है कि वो हीट के लिहाज से अपनी रेजिस्टिविटी को बदलती है विद द चेंज इन टेम्परेचर, इज नोन एज थर्मिस्टर। और ये जो वर्ड है थर्मिस्टर, ये दोबारा से दो चीज़ों का ही तो कॉम्बिनेशन है। थर्म कहते हैं हीट को, और बाकी जो इस्टर आया है बेसिकली ये रेजिस्टर से आया है। तो थर्म रेजिस्टर को कंबाइन करके बना थर्मिस्टर। 34 अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो ए के बराबर है और टाइम पीरियड टी है, तो बताइए उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, या मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो जनरल जो फॉर्मूला है बेसिकली स्पीड का, वो बराबर होता है, अच्छा जी यहाँ पे आता है ओमेगा, और ओमेगा के साथ आता है अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है। अच्छा अब ये बात कह रहे हैं कि जो टाइम पीरियड है उसको आप टी से जाहिर करें, छोटे एम्पलीट्यूड को ए से जाहिर करें। अच्छा ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई ओवर टी। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि टाइम पीरियड को आप स्मॉल टी से जाहिर करें, तो भाई चलो हम स्मॉल टी लिख देते हैं यहाँ पे। तो v बराबर आएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा 2 पाई ओवर टी। ठीक है, और रूट के अंदर एम्पलीट्यूड को उन्होंने ए से जाहिर कराया तो ए का स्क्वायर। अच्छा जब भी स्पीड मैक्सिमम होती है तो याद रखो स्पीड मैक्सिमम होने का मतलब वो ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन पर है, और मीन पोजीशन पर होने का मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो के बराबर है। जब भी कोई सिंपल हार्मोनिक वाला ऑसिलेटर जो है अपनी मीन पोजीशन पर होता है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। तो एक्स की जगह पे तो उसका मतलब हमें जीरो पुट करना है, जीरो खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो v का फॉर्मूला बनेगा 2 पाई a ओवर टी। सो 2 पाई a ओवर टी इज द राइट आंसर। 35 एक स्प्रिंग है, उसको अटैच किया गया है लोड के साथ, और वेट जो है वो w है, वाइब्रेट हो रहा है, उसका टाइम पीरियड जो है वो बराबर है t के। अब सवाल ये है कि अगर उस स्प्रिंग को हम 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हम तोड़ देते हैं उसको 4 इक्वल पार्ट्स में, और लोड सेम रहेगा, तो जो नया टाइम पीरियड होगा उस पर क्या फर्क पड़ेगा, नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। देखो वैसे जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है स्प्रिंग से तो फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। अब मास में तो कोई फर्क पड़ा नहीं है, ठीक है, वेट तो वही अटैच हुआ हुआ है, लोड तो वही है, लेकिन असल में स्प्रिंग को तोड़ने से ना के ऊपर फर्क पड़ता है। और क्या फर्क पड़ता है, जितना स्प्रिंग छोटा होता चला जाता है उतना वो स्टिफ होता चला जाता है, सख्त होता चला जाता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो जो नया स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो 4 गुना हो जाएगा। यानी कि जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जितने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसकी जो स्टिफनेस होती है, सख्ती होती है, वो उतनी बढ़ जाती है। अब क्योंकि मुझे नया टाइम पीरियड हासिल करना है तो टी डैश का नाम दूंगा, इधर 2 पाई लिखूंगा और अंडर रूट आ जाएगा एम अपॉन के डैश की वैल्यू, और के डैश की वैल्यू बराबर है 4k के। ठीक है, अब इसी का अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो बाहर आके ये 2 हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और जो नया टाइम पीरियड है वो टी डैश हो गया, और बाकी यहाँ पे बच जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। अब क्लियरली हमें नजर आ रहा है कि जो एम ओवर के है बेसिकली ये पूरा का पूरा एक्चुअल टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू 1/2 टी के, यानी टाइम पीरियड जो है वो हाफ हो जाएगा ऐसी सूरत में अगर मैं किसी स्प्रिंग को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। अच्छा जी 36 आ गया। इफ अ बॉडी ऑसिलेट्स एट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, अगर कोई बॉडी ऑसिलेट करती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है ऑफ द ड्राइविंग फोर्स,
तो जो ऑसिलेशन होती है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। यानी जब भी कोई बॉडी किसी दूसरी फोर्स की वजह से वाइब्रेट होने लगे, उसकी कोई ड्राइविंग फोर्स हो, तो ऐसी ऑसिलेशन को जो है वो फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। जैसे किसी एक चीज की वजह से दूसरे का वाइब्रेट करना, मोबाइल की वजह से टेबल की सरफेस का वाइब्रेट करना, या आवाज की वजह से हमारे कान के पर्दों का वाइब्रेट करना, ट्रेन के प्लेटफॉर्म से गुजरने के दौरान प्लेटफॉर्म का वाइब्रेट करना, या फिर चलो एक और बड़ी कॉमन मिसाल, जब आप बस के अंदर होते हैं तो बस के इंजन की वजह से बस की बॉडी का वाइब्रेट करना और उसकी वजह से आपकी बॉडी का वाइब्रेट करना। 37, अगर VA, VH और VM स्पीड ऑफ साउंड है एयर की, हाइड्रोजन गैस की और मेटल की, तो बताइए कौन सी बात सही है? मतलब कब स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज्यादा होती है? तो एक बात तो याद रखो कि सॉलिड की जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो हमेशा ज्यादा होती है लिक्विड से, और लिक्विड की स्पीड ऑफ साउंड हमेशा ज्यादा होती है गैस से। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि मेटल वाली वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, मेटल वाली वैल्यू ये ज्यादा है सिर्फ। अच्छा, हाइड्रोजन की क्यों ज्यादा होगी, इसकी क्यों कम होगी? क्योंकि अगर आप देखो तो जो स्पीड है बेसिकली उसका फॉर्मूला जो है वो बना था 3kT/m या 3RT/m के बराबर। तो इसको जाहिर करता है कि जितना किसी चीज का मास ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। ठीक है, तो मास ज्यादा है स्पीड कम। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो जाहिर सी बात है एयर से तो हल्की होती है, तो जितना मास कम स्पीड ज्यादा, तो इस वजह से सबसे ज्यादा मेटल में, उसके बाद जो हल्की तरीन गैस है उसमें, और उसके बाद फिर भारी वाली गैस में। 38, द स्पीड ऑफ साउंड pp is 332 meter per second, और if the air pressure becomes double at the same temperature, the speed of sound becomes, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिए स्पीड ऑफ साउंड कुछ फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स जो डिस्कस हो रहे हैं वो चलो एक एक करके बताते हैं। पहली बात यह है कि जो प्रेशर है उसका कोई भी असर नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड पर, तो इसको तो आप याद रखिएगा, नो इफेक्ट। ठीक है, फिर डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करती है? तो याद रखो डेंसिटी पर डिपेंड करती है इनवर्सली, डेंसिटी ज्यादा स्पीड कम। ठीक है, फिर जो तीसरा फैक्टर है वो फैक्टर है टेम्परेचर का। अच्छा, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। उसके बाद क्या है? उसके बाद एक फैक्टर है और वो फैक्टर होता है मॉइस्चर, और मॉइस्चर ज्यादा होने से भी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है, तो ये भी डिपेंड करती है डायरेक्टली। और आखिरी जो फैक्टर होता है, पांचवा फैक्टर, वो होता है विंड स्पीड का, हवा की रफ्तार का। और हवा की रफ्तार में दोनों काम हो सकते हैं, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। क्यों? अगर साउंड और हवा एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी, और अगर साउंड हवा की फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट ट्रेवल कर रहा है तो फिर स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। इस वजह से जो है हम कहते हैं कि बोथ होगा। 39, हाइगन कॉन्सेप्शन ऑफ सेकेंडरी वेव। जो हाइगन प्रिंसिपल है, हाइगन का उसूल है बेसिकली सेकेंडरी वेव्स का, वो क्या काम करता है? वो हेल्प करता है हमें फोकल लेंथ मालूम करने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्योमेट्रिकल मेथड है टू फाइंड अ वेव फ्रंट। हाँ, यही बात सही है। ना वेलोसिटी मालूम होती है ना पोलराइजेशन, इसका काम ये होता है कि ये वेव फ्रंट को फाइंड करने में हमारी हेल्प करता है। 40, एज कम्पेयर टू साउंड वेव्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स बहुत ज्यादा होती है। जो रेडियो वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स के लिहाज से बहुत ज्यादा होती है। मान लो कि अगर ये साउंड वेव है तो जो रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो इसके लिहाज से बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत मर्तबा बन जाएगी जो रेडियो वेव्स होगी ना, इसके लिहाज से बहुत डिफरेंस होता है। द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसी ऑन द कैरियर वेव मॉड्यूलेशन कहते हैं। जब भी कैरियर वेव के साथ मिलाते हैं फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को, मॉड्यूलेशन कहते हैं। और ये दो किस्म की होती है, एक कहलाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक कहलाती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। 42, अ मैन विद हिज आर्म्स एट हिज साइड्स। एक शख्स है, उसके हाथ अपनी साइडों पर है, स्पिन कर रहा है एक लाइट फ्रिक्शनलेस टर्न टेबल के ऊपर। ठीक है, स्पिन कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जैसे ही वो अपने हाथों को फैलाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा उसकी वेलोसिटी पर? अच्छा, क्या लिखा हुआ है? एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी, रोटेशनल इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा।
ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि किसी भी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई ना हो। 43, स्पेस स्टेशन रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड सैटेलाइट के तौर पर और 100 किलोमीटर है अबव द अर्थ सरफेस। सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन एस्ट्रोनॉट? तो याद रखिए, जब भी एस्ट्रोनॉट होते हैं स्पेस में तो उनके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही होती है अर्थ की तरफ से, एक्चुअली वो जीरो होती है और वहां पर वो फील करते हैं वेटलेसनेस। 44, इफ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो, ये अभी भी मैंने आपको बताया था, जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है, विच इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 45, एक बम है 12 किलोग्राम का, इनिशियली रेस्ट में है, दो पार्ट्स में एक्सप्लोड करता है। एक पार्ट बनता है 4 किलो का, एक बनता है 8 किलो का। अगर 4 किलो वाले की स्पीड 6 है और तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी 4 किलो वाले की वो कितनी होगी? अब बेसिकली दूसरे की स्पीड ही पता करनी है, ये काइनेटिक एनर्जी के तौर पे बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि बम के फटने से पहले का जो मोमेंटम है वो हमेशा बराबर होगा बम के फटने के बाद के मोमेंटम के। ठीक है, ये इनके टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। अच्छा, इनिशियली तो वो रेस्ट में था, तो मास चाहे कितना ही क्यों ना हो, इनिशियली अगर रेस्ट में है तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो तो बराबर हो जाएगा जीरो के। अच्छा, अब एक वाले का मास कितना है? एक का मास है पहले वाले का 4 किलो और 4 किलो वाले की स्पीड नहीं पता। दूसरे का मास है 8 किलो और उसकी स्पीड हमें पता है बराबर है 6 के। तो 6 ये हो गया हमारे पास 6 8 जार 4 इंटू V1, यह आ जाएगा 48 इज इक्वल टू 0। तो आसान सा काम यह है कि V1 को अलग करना है, ये हो जाएगा माइनस का 48 डिवाइड बाय 4। सो हमें पता है 48 को अगर डिवाइड कराते हैं 4 से तो आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। पर वेलोसिटी की तो बात ही नहीं है, बात है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 mv स्क्वायर के बराबर। अच्छा, 1 हो गया, 0.5 हो गया 1/2 और मास की वैल्यू कितनी है? 4 किलो वाले की बात हो रही है और स्पीड आई है 12 का स्क्वायर। सो इस पूरे को सॉल्व कर लो, 0.5 इंटू 4 इंटू 144 जो 12 का स्क्वायर होता है, ये आएगा 288 joules, which is D. Next, 46. Kinetic energy of a body of mass 2 kg momentum. अच्छा जी, तो इधर एक रिलेशन है जो आपने याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक रिलेशन है। वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, पर मोमेंटम बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे m से। ऊपर वाला हो जाएगा एम स्क्वायर, नीचे डिवाइड में एक एम आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2 m और एम वी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, यानी मोमेंटम का स्क्वायर। तो एक सिंपल सा रूल ये बनता है, ये एक फॉर्मूला बनता है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि मोमेंटम है बराबर 2 न्यूटन के, तो 2 का स्क्वायर और 1/2 और मास कितना है? मास भी 2 किलो है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 जार 4 और 4 से 4 कैंसिल 1, तो काइनेटिक एनर्जी होगी बराबर 1 जूल के। 47, फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम इज मैक्सिमम फॉर। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, अभी आपने रिलेशन देखा, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। तो अगर ये कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम का स्क्वायर बेसिकली डिपेंड करता है मास पे डायरेक्टली। जिस चीज का मास ज्यादा उसका मोमेंटम ज्यादा। अच्छा, अब इसमें से किसका मास सबसे ज्यादा होता है? सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद प्रोटॉन है, उसके बाद न्यूट्रॉन है। सबसे ज्यादा हैवी होता है अल्फा पार्टिकल। तो जितना ज्यादा पार्टिकल हैवी होता है उतना उसका मोमेंटम ज्यादा होता है। 48, ये एक डायमेंशनल फार्मूला है। किस चीज का डायमेंशनल फार्मूला है? स्ट्रेन का, फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट का, वर्क का। तो एक्चुअली ये वर्क का फार्मूला है। कैसे? अभी निकाल लेते हैं। W बराबर होता है F इंटू एस के,
फोर्स mlt -2 होता है और डिस्प्लेसमेंट को L से रिप्रेजेंट करते हैं डायमेंशन में, तो ये हो जाता है ml² t-2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशन। अब जिनका फिजिकल नेचर सेम होता है उनकी डायमेंशन सेम होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत डिफरेंट चीज है, टॉर्क बिल्कुल डिफरेंट चीज है, फोर्स सरफेस टेंशन डिफरेंट चीजें हैं, इम्पल्स और मोमेंटम एक ही बात है। बिकॉज इम्पल्स का खुद मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, तो भाई जो मोमेंटम में चेंज आएगा वही मोमेंटम के चेंज की भी डायमेंशन होगी, एक ही बात है, सेम होगा। द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था इसी से मिलता जुलता, उसके मुताबिक हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि जो यूनिट होता है सॉलिड एंगल का वो होता है स्टेरेडियन। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। टू गेट अ रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 10 मीटर, हम चाहते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका रिजल्टेंट हमें 10 मीटर मिले, जबकि दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स जो है वो एक है 6 मीटर का और एक है 8 मीटर का। तो इनको कैसे कंबाइन करना चाहिए? देखो, वेक्टर्स को ज्वाइन करने के बच्चों तरीके हैं। मिसाल के तौर पे अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ए वाले को चेक करते हैं, तो जब भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं ना तो उनको सीधा सीधा ऐड किया जाता है, यानी कि 6 + 8 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14 मीटर, बट हमें तो 10 चाहिए, इसका मतलब एंगल कुछ डिफरेंट होगा। अच्छा, अगर एंटी पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप दोनों का जो है वो डिफरेंस फाइंड कर लें। लेट से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करते हैं तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर, पर ये आंसर तो उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ना ही एंगल 0 है ना ही एंगल 180 है, बल्कि एंगल इनके दरमियान में कहीं पर है। अच्छा, परपेंडिकुलर वाला चेक करें अगर, तो परपेंडिकुलर जब भी होते हैं वेक्टर्स तो अप्लाई करते हैं हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, तो रिजल्टेंट बराबर होता है √ पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। तो पहला वेक्टर कौन सा है? पहला वेक्टर है 6 का स्क्वायर, दूसरा वेक्टर है 8 का स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेना है हमें। तो r बराबर आ जाएगा 6 का स्क्वायर हो गया 36 + 64, 36 + 64 ये हो गया 100, और 100 का रूट लेने के बाद आंसर आ जाएगा 10 के बराबर। तो अगर 6 और 8 मीटर के दो वेक्टर्स हैं तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होंगे, तभी उनको ऐड करके आंसर 10 मीटर के बराबर आ रहा है। सही हो गया। 52, एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया है, वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड की, तो बताइए कि वो कितनी देर बाद ग्राउंड तक पहुंचेगा। अब बात यह है कि यहाँ से इसको थ्रो कर रहे हैं, थ्रो करने के बाद जाहिर सी बात है वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है, एक पॉइंट आता है जहाँ पे स्पीड 0 होती है और फिर वापस वो ज़मीन की तरफ मूव करता है ना। तो एक ऊपर जाने वाला टाइम है और एक नीचे आने वाला टाइम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ ऊपर जाने वाला टाइम कैलकुलेट कर लूँ तो उसको डबल करके पता लग जाएगा। अच्छा, थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी vi है, यहाँ पहुँच के जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो कंफर्म है, ऊपर जाके बॉडी रुकती है, तो vf हो गया 0 के बराबर, और टाइम जो है वो इधर से लेके इधर तक का जो टाइम है उसको t से जाहिर करेंगे, जो एक्चुअली हमें फाइंड करना है। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf बराबर होता है vi + at के। अच्छा, a की जगह पर क्या आएगा? ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, माइनस का 9.8 या माइनस के 10 से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो vf बराबर है 0 के, vi बराबर है 100 के, एक्सेलरेशन माइनस का 10 पुट कर देते हैं और टाइम हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 100 माइनस का 10 × t, सो t बराबर आ जाएगा माइनस का 100 और डिवाइड बाय माइनस का 10, ये हो गया 10 सेकेंड। इसका मतलब ऊपर जाने में जो है वो इसको 10 सेकेंड लगेंगे। अगर ऊपर जाने में 10 सेकेंड लग रहे हैं तो इसका मतलब नीचे आने में भी 10 सेकेंड लगेंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 सेकेंड, क्योंकि हमसे कहा गया था कितनी देर में ग्राउंड तक पहुंचेगा, तो ऊपर जाने वाला और नीचे आने वाला दोनों टाइम हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 53, द मोशन ऑफ रॉकेट इन द स्पेस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जो रॉकेट फ्लाई करता है इन स्पेस वो होता है अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन के मुताबिक। होता यह है कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ जाता रहता है उसका मास कम होता रहता है, कंपार्टमेंट्स को हटाया जाता रहता है। अब आपको पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक मोमेंटम कंजर्व रहता है,
तो जब मास कम होता रहता है तो ऑटोमेटिकली स्पीड क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो नहीं, लेकिन वो ये इसको फॉलो करता है। 54, इफ़ मोमेंटम इज़ इंक्रीज बाय 20%, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर 20% बढ़ा देते हैं तो बताइए कि काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा होगा। अब काइनेटिक एनर्जी और जो मोमेंटम का रिलेशन है ना, उसको यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या रिलेशन है, याद रखो, काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। इस रिलेशन को हमें इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब सबसे पहली बात यह है कि मोमेंटम 20% बढ़ा है। लेट से जो इनिशियल मोमेंटम है उसको हम कर देते हैं p1 के बराबर, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम को हमने p1 से जाहिर कर दिया। अच्छा, फिर जो फाइनल मोमेंटम है उसमें 20% का इजाफा होगा। 20% का इजाफा होने का मतलब क्या हो गया कि जो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम, इसे हम p2 से जाहिर कर देते हैं। p2 बराबर हो जाएगा p1 में ऐड हो जाएगा इसका 20%, जो मोमेंटम था उसका 20% ऐड हो जाएगा। आपको पता है 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20 डिवाइड बाय 100, यहाँ पर आएगा p1, यहाँ पर भी आएगा p1 इज इक्वल टू p2। अच्छा, 20 डिवाइड बाय 10 ये 0.2 होता है, तो 1p और 0.2p ये हो गए 1.2 p1। तो हमें फाइनल मोमेंटम पता लग गया कि जो फाइनल मोमेंटम होगा एक्चुअली वो बराबर होगा 1.2 p1 के बराबर, ठीक है जी। अभी ये मैंने फाइनल और इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया। अभी क्या हमें कैलकुलेट करना है, अभी हमें कैलकुलेट करना है कि काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता दिया। काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर फाइनल वाली चाहिए तो वो हो जाएगा p2 डिवाइड बाय 2m, और p2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, p2 कितना आया है, p2 बराबर आया है 1.2 p1, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा डिवाइड बाय 2m, और इधर लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी 2। स्क्वायरिंग करोगे तो ये 1.44 p1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m आएगा। सही है भाई। अच्छा, p1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, ये जो लिखा हुआ है p1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, इस पूरी वैल्यू की जगह पर हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सेकंड काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी के KE1 के 1.44 टाइम्स है, ओके। बट हमें चाहिए चेंज। सो चेंज का तरीक़ेकार होता है फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि KE2 में से आप माइनस कर दें KE1, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कितना है KE2, ये है 1.44 K.E1 माइनस K.E1। 1.44 में से 1 को माइनस कर देंगे, एक KE को माइनस कर देंगे, ये आएगा 0.44 K.E1। ये चेंज आ रहा है, पर अभी तक परसेंटेज में नहीं आया। परसेंटेज में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई बाय 100 अगर इसको करते हैं, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 44% के बराबर। तो इसका मतलब ये होता है कि जब मोमेंटम के अंदर 20% का इजाफा होता है तो काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है 44% का। अच्छा, सेम वही लॉजिक इधर भी इस्तेमाल होगी। कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी लाइट और हैवी ऑब्जेक्ट की सेम है, तो बताइए मोमेंटम किसका मैक्सिमम होगा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। अभी कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी सेम है, मोमेंटम को चेक करना है, तो मोमेंटम का स्क्वायर बराबर आ सकता है ट्वाइस ऑफ m इंटू काइनेटिक एनर्जी। भाई अगर काइनेटिक एनर्जी बराबर है, सेम है, तो मास पे डिपेंड करता है, जितना मास ज़्यादा होगा उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो हैवी और लाइट में से हैवी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है ज़्यादा होगा। 56, एक बॉडी फॉल कर रही है हाइट से एज से, सो आफ्टर इट हैज़ फॉलन हाफ ऑफ द हाइट यानी कि एज डिवाइड बाय 2, तो वो कौन सी एनर्जी पोजेस करेगी। अब देखो, जब भी बॉडी अपने टॉप पॉइंट के ऊपर होती है तो वहाँ पर उसकी स्पीड ज़ीरो होती है। स्पीड ज़ीरो होने का मतलब वहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। फिर वो गिरती रहती है, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है, और स्पीड मैक्सिमम होने का मतलब हो गया उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो सिर्फ पोटेंशियल नहीं होगी, सिर्फ काइनेटिक नहीं होगी। जब हाफ वाले केस में आते हैं तो आधी पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है और आधी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो चुका होता है। सो करेक्ट आंसर होता है हाफ पोटेंशियल
and half kinetic energy. इन अ वैक्यूम एन ऑब्जेक्ट हैज़, वैक्यूम के अंदर ऑब्जेक्ट का क्या होता है? नो मास, नहीं मास तो होता है, वैक्यूम में मास थोड़ी खत्म हो जाता है. नो वेट, नहीं वेट होता है, जहाँ ग्रेविटी वहाँ पर वेट तो होता ही है. तो एक्चुअली वैक्यूम के अंदर बोयेंट फोर्स नहीं होती. अच्छा, अब बोयेंट फोर्स क्यों नहीं होती? देखो, बोयेंट फोर्स होती है किसी फ्लूइड की वजह से, किसी मीडियम की वजह से जिसके अंदर हम होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे एयर के अंदर. बट आपको पता है वैक्यूम लिखा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी मीडियम मौजूद नहीं है, सो उसके ऊपर कोई बोयेंट फोर्स अप्लाई नहीं होगी. 58. द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ पॉन्ड डज नॉट डिपेंड ऑन. अच्छा, जो प्रेशर होता है किसी पॉन्ड के बॉटम के ऊपर, वो किस पर डिपेंड नहीं करता. अब सबसे पहली बात लॉजिकली समझो, किस पर डिपेंड करता है. सो प्रेशर का फॉर्मूला होता है रॉ जी एच. डेंसिटी पे डिपेंड करता है, हाइट या डेप्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है, और वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करता है. तीन पे डिपेंड करता है. सो पहला ऑप्शन है वाटर की डेंसिटी पे, हाँ भाई डिपेंड करता है. डेप्थ ऑफ पॉन्ड, हाँ डेप्थ ऑफ पॉन्ड पे भी डिपेंड करता है. नहीं डिपेंड करता तो वो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता. सही है. इन फैक्टर्स को याद रखो, ऑटोमेटिकली ऐसे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे. सॉल्ट वाटर हैज़ ग्रेटर डेंसिटी देन फ्रेश वाटर. ओके, बता दिया कि भाई सॉल्ट वाटर की डेंसिटी फ्रेश वाटर से ज़्यादा होती है. एक बोट जो है वो फ्लोट करती है फ्रेश वाटर में भी और सॉल्ट वाटर में भी, ठीक है, दोनों में फ्लोट कर रही है. लेकिन जो बोयेंट फोर्स है बोट की, वो सॉल्ट वाटर में फ्रेश वाटर के लिहाज से क्या होती है. तो बोयेंट फोर्स का रिलेशन हमें देखना है. अच्छा, बोयेंट फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रॉ जी वी. वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. अब आप देख लो, इस पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर जो बात हो रही है वो डेंसिटी की हो रही है. डेंसिटी ज़्यादा तो बोयेंट फोर्स ज़्यादा. तो सॉल्ट वाटर की क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इसका मतलब बोयेंट फोर्स भी ज़्यादा होती है सॉल्ट वाटर की एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर. 60. द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय. जो किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो किसके ज़ेरे असर नहीं होती. तो मतलब कौन सा उसका फैक्टर नहीं है. तो आप अगर फॉर्मूला आपको पता हो, C बराबर होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, A आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है और D आता है. इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. क्या है ये फैक्टर्स? A है एरिया ऑफ प्लेट्स. एप्सिलॉन नॉट जो है वो शो करता है मीडियम को कि डाइलेक्ट्रिक है या नहीं है, और ये शो करता है सेपरेशन को कि जो प्लेट्स की सेपरेशन है वो कितनी है. ठीक है, सेपरेशन पर डिपेंड करता है. तो प्लेट एरिया भी है, ये भी है, ये भी इन पर तो डिपेंड करता है. नहीं डिपेंड करता तो प्लेट की थिकनेस पर डिपेंड नहीं करता. 61. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विच हैज़ अ वोल्टेज ऑफ 4 वोल्ट एंड हैज़ 16 कूलम का चार्ज. मैथमेटिकल है ये बिल्कुल. जो क्या हमारे पास फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, C बराबर होता है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस. कितना चार्ज हो रहा है उसको डिवाइड करना है पोटेंशियल डिफरेंस से. तो चार्ज है 16 कूलम, वोल्टेज है बराबर 4 वोल्ट के, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16, तो 4 फैराड. ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 4 फैराड के बराबर होगी. 62. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. एनर्जी स्टोर्ड का एक जो फॉर्मूला है वो है 1/2 CV², और दूसरा जो फॉर्मूला है E = 1/2 QV. तो आप देख लो जो भी इसमें से मौजूद हो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1/2 CV². एक वायर है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A जो है वो एरिया है, लेंथ जो है वो L है, और रेजिस्टेंस R है. और उस तार को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो हर एक पार्ट की रेजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा. ठीक है, अब रेजिस्टिविटी आप याद रखो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल के ऊपर कि वो मटेरियल कौन सा है, और उस मटेरियल का टेम्परेचर कितना है. मतलब ये 2 चीज़ें बदलने से रेजिस्टिविटी बदलती है. ओके, अब ये बताओ कि जब आप किसी तार को काटोगे, 2 हिस्सों में डिवाइड करोगे, तो क्या मटेरियल बदलेगा? नहीं. क्या टेम्परेचर बदलेगा? नहीं. इसका मतलब रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
रिमेन्स कांस्टेंट। बट अगर यही सवाल रेजिस्टेंस के लिए होता तो देखो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर। तो अगर रेजिस्टेंस अगर आप लेंथ आधी कर देते तो रेजिस्टेंस भी आधी हो जाती, पर यह सवाल रेजिस्टिविटी के लिए था। अच्छा, दो सिंपल पेंडुलम है, एक पेंडुलम ए है एक बी है, ठीक है, दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं, यानी कि समझ लो पेंडुलम ए की लंबाई बराबर है पेंडुलम बी की लंबाई के, और मैग्नीट्यूड बराबर है एंड इक्वल एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यानी जो एम्पलीट्यूड है ए वाले का वही एम्पलीट्यूड है बी वाले का, बट जो मास है ए वाले का वो ट्वाइस है बी वाले पेंडुलम के मास के। अच्छा, तो अब आपने ये बताना है कि जो उनका टाइम पीरियड है ए और बी, या एनर्जी जो ई और बी है वो किस पर, मतलब कौन सा जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पहली बात ये है कि जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करता है लेंथ पर और वैल्यू ऑफ जी पर। अब ये तो दोनों की लेंथ बराबर है, इसका मतलब दोनों का टाइम पीरियड भी बराबर होगा, टी ए बराबर होगा टी बी के। अब ऑप्शन में से पहले इसको देख लो ताकि टाइम बच जाए। तो इसका मतलब ए होने के चांस है और बी होने का चांस है, सॉरी डी होने का चांस है, बी और सी तो ऑटोमेटिकली गलत हो गए। अच्छा, अब एनर्जी जो है उसके बारे में एक बात याद रखो, एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है मास पर। अब जिस चीज़ का मास ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो भाई मास ए का ज़्यादा है तो एनर्जी भी ए की ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो कंप्लीट करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ए। 65 यंग्स एक्सपेरिमेंट के अंदर जो स्लिट्स के दरमियान स्लिट्स का और स्क्रीन का डिस्टेंस था उसको हमने डबल कर दिया, और जो स्लिट्स की सेपरेशन थी उसको हमने हाफ कर दिया। तो बताइए फ्रिंज की विड्थ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फ्रिंजेस जो स्पेसिंग होती है वो बराबर होती है लेमडा एल ओवर डी, लेमडा पर डिपेंड करती है एल पर और डी पर। अब फ्रिंज स्पेसिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा, लेमडा सेम है, लेंथ को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, 2L कर दिया, ठीक है, और डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, सेपरेशन को हाफ कर दिया, तो हो गया हाफ ऑफ डी। अब इसको रीअरेंज करोगे तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2s आर 4, बाकी लेमडा एल ओवर डी अपनी जगह पे बचेगा। अब अगर आप गौर से देखो तो लेमडा एल ओवर डी किसके बराबर है, ये एक्चुअल फ्रिंज स्पेसिंग के बराबर है। तो डेल्टा एक्स डैश बराबर हो जाएगा 4 गुना ऑफ डेल्टा एक्स के, दिस वन 4 टाइम्स। 66 एक रे ऑफ लाइट है जो कि पास कर रही है एयर से वाटर में, सरफेस से टकरा रही है पानी के 45 डिग्री के ऊपर। तो विच ऑफ दीज क्वांटिटीज़ चेंज, कौन सी क्वांटिटीज़ चेंज होती हैं। तो देखो मिसाल के तौर पर ये एयर की बाउंड्री है और ये वाटर आ गया। तो जब भी लाइट रे एंटर होती है किसी मीडियम से, लेट से 45 डिग्री पर टकरा रही है एयर से, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई तो डायरेक्शन भी बदल जाती है, स्पीड भी बदल जाती है, वेवलेंथ भी बदल जाती है। वेवलेंथ बदलती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, स्पीड भी बदलती है, वाटर में जाके स्लो डाउन हो जाएगी, और डायरेक्शन तो बदली ही बदली है। तो 1 भी चेंज होगा, 3 भी चेंज होगा और 4 भी चेंज होगा, 1 3 और 4 चेंज होगा, सी करेक्ट है। 67 प्रोसेस ऑफ मैपिंग और द सैम्पल अलॉन्ग एनालॉग वोल्टेज, इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। जब डिस्क्रीट वैल्यूज़ के अंदर यानी फिक्स वैल्यूज़ के अंदर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे क्वांटाइजिंग कहते हैं, क्वांटाइजेशन कह लो आप। 68 AM इज़ यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग। देखो ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है ये ब्रॉडकास्टिंग में बेसिकली सबसे पहले इस्तेमाल की जाती थी और अभी भी इस्तेमाल की जाती है। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना वो मैं आपको बताऊं। इसके अंदर पहली बात है कि एम्पलीट्यूड को चेंज किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू सिग्नल, जो रेडियो वेव्स की एम्पलीट्यूड होता है उसको वेरी करते हैं, ठीक है। इससे होता ये है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है एट द एंड ऑफ रिसीवर। तो सारे ऑप्शन में से आप जो एक बात ऑब्जर्व करोगे वो ये है कि इसका यूज़ अवॉइड करता है यूज़र की कॉम्प्लेक्सिटी को। ये मेन जो है वो फ़ायदा है कि इस वजह से हम AM को ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल करते हैं। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ द सेम एज दैट ऑफ, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन किसके जैसी है। एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, वर्क की डायमेंशन ml² T-2,
फोर्स की डायमेंशन mLT-2। तो काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे वो भी मुझे याद है लेकिन आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, नंबर्स की तो डायमेंशन होती नहीं है तो 1/2 को तो छोड़ दो, m की जगह पर आएगा m, और वेलोसिटी की डायमेंशन जो कि होती है LT-1, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा m स्क्वायर, l पर भी आएगा l का स्क्वायर और t पर भी आएगा T-2। तो इसकी डायमेंशन किसके जैसी है? वर्क के जैसी। और बिना सॉल्व किए अगर याद रख सकते हो तो क्या ही बात है, वो ये है कि वो क्वांटिटीज़ जिनका फिजिकल नेचर सेम होता है उनकी डायमेंशन सेम होती है। सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। 70, द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सी क्वांटिटी है जिसका यूनिट हर सिस्टम के अंदर सेम रहता है? वो टाइम है। याद रखो, टाइम का यूनिट जो है वो सेकेंड होता है और ये हर क्वांटिटी हर एक सिस्टम में सेम रहता है। मास का बदलता है, केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, लेंथ का बदलता है, मीटर, सेंटीमीटर, अपना फुट, और बाकी टेम्परेचर भी सेल्सियस है, रैनकाइन है, केल्विन है, अलग अलग होते हैं। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल ये एक इंस्टेंट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है और फिर वो ट्रैवल करता है, तो मान लो 5 सेकेंड के बाद पॉइंट बी कर लो, वहाँ पर जो उसकी रफ्तार है वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये है कि वेलोसिटी क्या होगी 3 सेकेंड पहले, मतलब यहाँ से स्टार्ट से 3 सेकेंड पहले स्पीड कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो, स्पीड कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो पहले इस वाले हिस्से से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। इस वाले से एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय कितना टाइम लगा। तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया? 20 माइनस 10 फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम है 5 सेकेंड। 20 माइनस 10 ये होता है 10 डिवाइड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको एक्सेलरेशन पता लग गई ना। अब इधर आ जाओ, मान लो कि अब ये VI हो गया और ये हमारे लिहाज से बनेगा VF, क्योंकि अब मैं इधर से इधर तक की बात कर रहा हूँ और 3 सेकेंड लगे हैं, तो मुझे VI कैलकुलेट करना है। सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। VF बराबर होता है VI प्लस AT फर्स्ट इक्वेशन मोशन के मुताबिक। फाइनल 10 के बराबर है, इनिशियल हम मालूम करना चाह रहे हैं, एक्सेलरेशन अभी हमने मालूम करी 2 है और टाइम 3 सेकेंड है। सो 10 2 3 आर 6, इधर आके माइनस हो गया VI। सो VI बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 4 मीटर्स पर सेकेंड। दिस वन। 72, एट द टॉप ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री के टॉप के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन होती है वो कितनी होती है? अब काफ़ी बच्चे इस बात से कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे कि भाई टॉप पे जाके तो ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो वेलोसिटी ज़ीरो। तो देखो बच्चों, वेलोसिटी का तो पूछा ही नहीं है। और से देखो कहीं लिखा हुआ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पूछा है। ट्रेजेक्ट्री जो पूरी होती है प्रोजेक्टाइल की, उसमें उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, दैट इज इक्वल टू जी के बराबर होता है। दैट्स वाई मैंने डी को करेक्ट कहा है। द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ अर्थ का जो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस ड्यू टू इट्स डेली रोटेशन। अब देखो, जो हमारी अर्थ है उसकी जो डेली रोटेशन है वो ये आ गई, ठीक है। इस तरीके से फॉर एग्जांपल स्पिन कर रही है, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है, इस तरीके से एक्ट करता है, उसकी डायरेक्शन बतानी है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है। 74, एक स्टोन है जिसका मास दिया गया है और उसको एक रस्सी से घुमाया जा रहा है जिसकी लेंथ इतनी है, और उसको एक सर्कल के अंदर घुमाया जा रहा है और एंगुलर वेलोसिटी 12 है। ओमेगा जो है वो 12 रेडियन पर सेकेंड है। तो नेट टॉर्क कितना होगा अबाउट द सेंटर ऑफ सर्कल। अब टॉर्क का हमारे पास एक फार्मूला जो हम इस्तेमाल करते हैं, टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा के, रोटेशनल इनर्शिया होता है मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन खुद बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कि एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है। अब आप गौर से देखिए, एंगुलर वेलोसिटी तो 12 है, मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, और अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब डेल्टा ओमेगा 0 हो गया, और अगर डेल्टा ओमेगा 0 हो गया तो इसका मतलब अल्फा बराबर है 0 के। तो अगर इक्वेशन 1 में अल्फा की जगह पे 0 पुट करें
तो ये हो जाएगा I इंटू ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब देर इज़ नो नेट टॉर्क ऑन द स्टोन, 0 न्यूटन मीटर। 75 1 रेडियन होता है बराबर। अब दो तरीके हैं याद रखने के लिए। एक रेडियन जो है वो एक्चुअली बराबर होता है 180 डिवाइड बाय पाई डिग्रीज के। अगर ये याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, और अगर इससे भी ज़्यादा बेहतर याद रख सकते हो तो और भी ज़्यादा गुड, वो है 57 डिग्रीज। एक रेडियन में 57 डिग्रीज पाए जाते हैं। 76 द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिल डज नॉट डिपेंड अपॉन। रोटेशनल इनर्शिया की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है रोटेशनल इनर्शिया इज द सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सारे पार्टिकल का जो मास है और उसका जो रेडियस का स्क्वायर है, इनका प्रोडक्ट होता है। अब ये डायमीटर पे तो डिपेंड करता है क्योंकि रेडियस है, मास पे भी डिपेंड करता है, और जो सम किया जा रहा है इसका मतलब पार्टिकल्स की क्या अरेंजमेंट है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर भी डिपेंड करता है। बस रोटेशनल इनर्शिया एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करता, विच इज़ स्पीड ऑफ रोटेशन। स्पीड ऑफ रोटेशन इनर्शिया पर डिपेंड कर सकती है, बट इनर्शिया नहीं करता डिपेंड स्पीड ऑफ रोटेशन पर। 77 एक बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम है, वो मूव कर रही है, उसका मोमेंटम है 10 kg। मास आ गया, मोमेंटम आ गया, फिर उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है उसी डायरेक्शन में, कितने सेकंड तक, 10 सेकंड तक। तो बताना है काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा होगा, चेंज कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहली बात यह है कि हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए, फाइनल और इनिशियल, तभी तो काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं ना, फाइनल और इनिशियल। तो पहला काम क्या करना है, पहला काम है हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वाली। तो देखिए मास कितना है, वैसे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो वेलोसिटी बराबर हो जाएगी मोमेंटम डिवाइड बाय मास। कितना है मोमेंटम, पहले वाला 10 है और मास है 5 kg के बराबर, तो इसका मतलब हुआ वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आ गई, अब फाइनल वेलोसिटी चाहिए ना, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है, vi कर देते, तो एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन से फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट होगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला f इज इक्वल टू ma होता है, तो a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, f अपॉन m आएगी। तो देखो फोर्स कितनी लगी है, फोर्स लगी है 0.2, और कितनी देर तक लगी है, सॉरी कितने मास पे लगी है, ये लगी है 5 पर। तो एक्सेलरेशन का आंसर हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाय 5, जो क्या है 0.04 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन भी आ गया। अब हम फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf बराबर होता है Vi प्लस AT। Vi हमने निकाला 2 के बराबर, एक्सेलरेशन है 0.04, और कितनी देर तक फोर्स अप्लाई हुई है, फोर्स अप्लाई हुई है 10 सेकेंड तक। 0.04 इंटू 10 0.4 और प्लस 2 2.4 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखो फ़ायदा ये हुआ, VF आने से अब हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हमें करना पड़ेगा 1/2 m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 1/2 m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब 1/2 जो है और m जो है ये तो कॉमन आ जाएगा। सिंपल ये है कि Vf का स्क्वायर माइनस Vi का स्क्वायर करना है आपने। सो 0.5 हाफ की जगह 5 kg मास है, 2.4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। 2.4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 1.76 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 0.5, इट इज़ इक्वल टू 4.4। तो इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा काइनेटिक एनर्जी का वो आएगा 4.4 जूल के बराबर। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड वेलोसिटी। कौन सी क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कराकर। सो याद रखिए पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, दैट इज B। 79 the minimum velocity given to an object so that it emerges out of the gravitational field of earth, और वो अपने आप वापस ना आए। किसी बॉडी को आप कितनी वेलोसिटी से फेंकें
इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाए, उसे कहते हैं एस्केप स्पीड। और अर्थ की जो एस्केप स्पीड है वो होती है 11.2 किलोमीटर्स पर सेकेंड। द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो किसी भी बॉडी की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है, फॉर्मूला क्या है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ बॉडी डिवाइड बाय आर। तो देखो मास पे डिपेंड करती है और हाइट पे डिपेंड करती है, सही बात है। मास और स्पीड का कोई जिक्र नहीं है, ये गलत हो गया। शेप का कोई जिक्र नहीं है, टेम्परेचर और कलर पे तो डिपेंड करती ही नहीं। 81 द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। अच्छा, कितनी एस्केप वेलोसिटी दी जाए ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट के मास पे तो डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ प्लैनेट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ये प्लैनेट के मास पर डिपेंड करता है, प्लैनेट के रेडियस पर डिपेंड करता है। तो दोनों आना चाहिए, बोथ मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। A completely submerged object always displaces its own volume of fluid according to Archimedes principle। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पार्शली या completely सबमर्ज किया जाता है पानी के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर, तो वो डिस्प्लेस कर देती है फ्लूइड को जितना उसका अपना वजन है। 83 द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड बाय अ मैन इज ग्रेटेस्ट। कोई भी शख्स जो अर्थ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है वो ग्रेटेस्ट कब होता है, जब वो दोनों पैरों पर खड़ा हो, जब वो एक पैर पर खड़ा हो, या जब वो एक पैर के टो के ऊपर खड़ा हो जाए, या वो ज़मीन पर फ्लैट लेट जाए। अब देखो लॉजिक सिंपल सी है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर ज़्यादा करने का मतलब ये हो गया कि एरिया कम से कम होगा। तो जाहिर सी बात है अगर बंदा लेट जाएगा तो एरिया ज़्यादा कवर करेगा, बिल्कुल ही प्रेशर कम हो जाएगा। अगर दोनों पैरों पे होगा प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, एक पैर पे होगा थोड़ा सा और बढ़ेगा। लेकिन अगर वो एक पैर के एक टो के ऊपर खड़ा हो जाए तो एरिया सबसे कम, और सबसे कम एरिया का मतलब सबसे ज़्यादा प्रेशर। इन अ स्टेशनरी होमोजीनियस लिक्विड, स्टेशनरी होमोजीनियस लिक्विड है, उसमें जो प्रेशर होता है, अच्छा क्या फार्मूला था मैंने भी बताया था आपको, P बराबर होता है रॉ जी एच में। और इस फार्मूले के मुताबिक जो प्रेशर होता है वो हाइट पर सेम होता है, मतलब वो पॉइंट जिसकी डेप्थ सेम है या हाइट सेम है वहाँ पर जो है वो प्रेशर सेम होता है, हर एक जगह पर नहीं होता, सिर्फ सेम होता है एट ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल। अच्छा जी, हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर एक पिस्टन है जिसका एरिया बड़ा वाला है, वो दूसरे के एरिया के ट्वाइस है। अगर प्रेशर अप्लाई किया जाए छोटे वाले पिस्टन पर, कितना डेल्टा पी का प्रेशर चेंज कर रहे हैं, तो बताइए लार्जर पे कितना होगा। अब पास्कल्स प्रिंसिपल ये है, कहता है कि जो प्रेशर का चेंज आता है लिक्विड के किसी एक पोर्शन पर वही आगे ट्रांसमिट होता है। तो अगर स्मॉलर वाले पिस्टन पर डेल्टा पी है तो बड़े वाले पिस्टन पर भी डेल्टा पी ही होगा। ठीक है, अगर आपके जहन में ऐसा आ रहा है कि भाई क्योंकि एरिया डबल हो गया तो कुछ तो डबल हो रहा था, तो बच्चों वो फोर्स डबल होती है, प्रेशर थोड़ी, प्रेशर हमेशा सेम रहता है, यही तो पास्कल्स लॉ था। 86 फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जो फ्लो रेट होता है ये अप्लाई हो रही है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जिसके मुताबिक जो फ्लो रेट होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द पाइप। 87 एज द स्पीड ऑफ अ मूविंग फ्लूइड इंक्रीज, प्रेशर में क्या फ़र्क पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द बर्नौलीज प्रिंसिपल, जिसके मुताबिक जो प्रेशर और डायनामिक प्रेशर का सम होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब कि अगर आप किसी फ्लूइड की स्पीड को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर हो जाएगा वो कम हो जाएगा, स्पीड ज़्यादा प्रेशर कम, क्योंकि इनका जो सम होता है वो कांस्टेंट रहता है। 88 द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर इज F। देखो दो चार्जेस हैं, उनको हमने एयर में रखा, तो जो उनके दरमियान की फोर्स होती है उसको तो हम जाहिर करते हैं F से। लेकिन अगर अच्छा ये जो K होता है इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बट अगर
हम यहाँ पर कोई और मीडियम पुट कर दें जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो फोर्स में पता आपको कमी आती है बच्चों, कितनी कमी आती है, एफ डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर जाती है। इस ऑप्शन को देखना है, एफ डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। 89 द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ प्लेन एरिया विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू जब एंगल कितना हो। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा, और जो मैक्सिमम फ्लक्स है ये बराबर होता है ई ए, कॉस की वैल्यू खत्म हो जाती है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, जो गिवन कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये है कि जो एरिया है वो हाफ है मैक्सिमम वैल्यू का, यानी फाई जो है वो हाफ है मैक्सिमम उसके फ्लक्स के। तो क्या वैल्यू आ गई, इधर आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, यहाँ पर आ गया 1/2 ई ए से ई ए कैंसिल, कॉस की वैल्यू आ रही है 1/2 के बराबर। तो अगर आपको थीटा चाहिए तो आपको कॉस इनवर्स 1/2 करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को रोकने की सलाहियत। अब इसका अपोजिट होगा करंट को बहने देने की सलाहियत, और करंट को बहने देने की सलाहियत का मतलब होता है कंडक्टेंस। 91 द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ के मुताबिक रिलेशन होता है करंट और वोल्टेज के दरमियान का, और वोल्टेज बढ़ता है तो करंट बढ़ता है, एक लीनियर रिलेशन है। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज और करंट का ओम्स लॉ में, तो वो होता है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। जितने भी कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उसमें वोल्टेज और करंट का रिलेशन एक स्ट्रेट लाइन होता है। 92 इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए, लेंथ या मास? मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि मैं टाइम पीरियड को डबल कर दूँ। तो अगर आप सोचो कि लेंथ को डबल कर दें तो 2 आएगा, रूट में 2 आएगा, तो वो तो फिर बाहर आके 1.4 हो जाएगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं लेंथ को कर देता हूँ 4 गुना, तो 4 का स्क्वायर रूट लेके 2 बाहर आ जाएगा। 2 बाहर आने का मतलब हो गया टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। तो लेंथ को हमें 4 गुना बढ़ाना चाहिए। 93 एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा एन है। इस फोर्स टू ऑसिलेट विद अ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो एक और फ्रीक्वेंसी की वजह से वाइब्रेट करे, ऑसिलेट करे। तो रेजोनेंस कब होता है, जब किसी भी ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है किसी ऑब्जेक्ट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, तब जाके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ बॉडी वाइब्रेट करती है, विच इज नोन एज रेजोनेंस। तो जब फ्रीक्वेंसी ऑफ vibrating body becomes equal to the frequency of natural frequency of the other body. 94 the speed v of wave represented by, अच्छा जी एक वेव दी हुई है, इसकी स्पीड पता करनी है, और जरा आप सारे ऑप्शन देख लो, ओमेगा और के की फॉर्म में है। वैसे फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब दो बातों के बारे में सोचना है, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा। अच्छा फ्रीक्वेंसी तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो ओमेगा होता है वो बराबर होता है 2π/t के, या फिर कह सकते हैं 2π/f के, क्योंकि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल ये होती है f फ्रीक्वेंसी। तो f की वैल्यू अगर अलग कर लूँ तो ये आ जाएगा ओमेगा डिवाइड बाय 2π। f की जगह तो ये पुट कर दूंगा। अब दूसरा फार्मूला हमें चाहिए k का, वेव नंबर का। वेव नंबर का एक्चुअल जो फार्मूला है k इज इक्वल टू 2π/λ होता है। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को अलग करो तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 2π/k के। दोनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास, पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सो v बराबर आएगा ओमेगा डिवाइड बाय 2π, और लैम्डा की जगह 2π/k, 2π से 2π कैंसिल, आंसर आया ओमेगा ओवर k के, ओमेगा ओवर k के। 95 if the spacing between crystal planes d remains constant and the wavelength of x-ray
एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात हो रही है और कह रहे हैं वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, तो एंगल पे क्या फ़र्क पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम के। अब बात यह है कि एंगल भी डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि फार्मूले के मुताबिक एम लेमडा बराबर होता है 2d साइन थीटा के, अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ एक्सरे डिफ्रैक्शन में। तो जाहिर सी बात है, अगर ये कह रहे हैं कि जो वेवलेंथ है एक्सरे की वो कम की जा रही है, तो ऑटोमेटिकली जो एंगल है वो भी कम ही होगा। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। अच्छा जी, 96, इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज इंक्रीज व्हाट विल हैपन टू द डायमीटर ऑफ द रिंग। जैसे आपने पढ़ा कि रिंग की बात हो रही है, इसका मतलब इसका ताल्लुक है न्यूटन रिंग से। तो चाहे आप ब्राइट के लिए डार्क के लिए किसी भी तरीके से देखो, तो जो रेडियस ऑफ रिंग है उसका फॉर्मूला होता है एम लेमडा आर। वेवलेंथ को बढ़ाया है तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो डायमीटर बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर होगा द डायमीटर ऑफ रिंग इंक्रीजेस। दो वेक्टर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड 10 के बराबर है और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर एक्ट कर रहे हैं। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड या तो आप प्लस करें माइनस करें, लेकिन क्योंकि राइट एंगल पर है तो पैरेललोग्राम मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड इस्तेमाल करेंगे। पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर लें। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 का स्क्वायर रूट 200 का स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 10 अंडर रूट 2 के बराबर। आसान था, 10 अंडर रूट 2 यूनिट्स। 98, एक बॉडी है जिसका मास 2 है, उसको लिफ्ट किया जा रहा है वर्टिकली एक हाइट तक। ये भी सोल्यूशन वाला न्यूमेरिकल है। तो बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है mgh के, मास है 2 kg, वैल्यू ऑफ जी 9.8 और हाइट है 5। एक्चुअल तो पोटेंशियल एनर्जी 0 ही थी ना, तो चेंज का मतलब ये है कि बस आप इस हाइट के ऊपर कैलकुलेट कर लो। दिस इज इक्वल टू 98 जूल्स। एक स्टोन है जिसको बांधा हुआ है हमने एक रस्सी से और एक हॉरिजॉन्टल सर्किल में उसको मूव कराया जा रहा है। देखो इस तरीके से एक रस्सी है, उससे एक पत्थर बांध दिया और एक हॉरिजॉन्टल सर्किल के अंदर उसको रिवॉल्व करवाया जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। अगर अचानक से रस्सी ब्रेक हो जाती है तो पत्थर कहाँ जाएगा? मूव टुवर्ड्स द सेंटर, गलत बात है। कंटिन्यू मूविंग इन सर्कुलर, नहीं, अब क्यों सर्कुलर में गोल घूमता रहेगा। हाँ, जैसे ही रस्सी टूटेगी ना, अगर ये इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा था तो ये इस तरीके से टेंजेंट बनाता हुआ जाएगा। 100, अ बॉडी इज लिफ्टेड स्लोली, एक बॉडी को हमने स्लोली लिफ्ट करा है सरफेस ऑफ अर्थ से और एक हाइट के ऊपर ले गए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, नहीं करता। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, इसका मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे आज के सारे MCQs जिनकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और आप लोगों ने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह तो आप देखेंगे ना सिर्फ MCQs अच्छे होंगे बल्कि आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।